ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी ने यूपी में ठोकी चुनावी ताल। यूपी में ओवैसी का मिशन 2022 हो पाएगा कामयाब। योगी से लेकर अखिलेश पर ओवैसी के तीखे प्रहार। क्या योगी को जीतने से रोक पाएंगे ओवैसी? क्या भैया जी के राजनीतिक करियर पर ओवैसी लगा पाएंगे ग्रहण? यूपी में क्या कहती है ओवैसी की राजनीतिक कुंडली? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। हमेशा की तरह मैं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों। तो आज हम बात करने वाले हैं असदुद्दीन ओवैसी जी की। जी हाँ, जो कि भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के साथ यूपी में दलितों को, ओबीसी को और मुसलमानों को एक साथ लाकर अपनी वहाँ पे सरकार बनाने की योजना बना रहे हैं और 95 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार भी उतारने जा रहे हैं इस यूपी चुनाव में। और ऐसे में इस बार ओवैसी की यूपी को जीतने की रणनीति क्या कामयाब हो पाएगी या नहीं, आइए इसी पर हम चर्चा करते हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, असदुद्दीन ओवैसी जो कि धीरे धीरे अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाते ही जा रहे, अपनी क्षेत्रीय पार्टी से निकलकर पूरे राज्य में फैलाने की कोशिश करें और यूपी जो कहते हैं यूपी से ही केंद्र तक का रास्ता जाता है। क्या लगता है यूपी में उनकी योजना कितनी सफल हो पाएगी? उनके ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं आज की तारीख में? देखिए कविता जी, सबसे पहले हम उनके लग्न चार्ट की ही चर्चा करना चाहेंगे और एक एक करके हर एक ग्रह उनके अपने आप उनकी सच्चाई या कह लें कि उनकी अपने धर्म या अपने लोगों के प्रति कितना वह समर्पित है, यह भी भाव वह स्पष्ट कर देगी उनकी कुंडली। उनकी कुंडली मकर लग्न की कुंडली है और साथ ही साथ थर्ड हाउस में राहु चंद्रमा शुक्र एक साथ बैठा हुआ है जी। सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, उनके थर्ड हाउस से ही। यह पराक्रम का भाव कहा जाता है और साथ ही साथ मेरे नए अध्ययन के अनुसार यह संबंधों का भाव भी मैं मानता हूँ इसको, प्रेम का भाव मानता हूँ मैं इसको। यहाँ पर राहु चंद्रमा शुक्र का बैठ जाना, थर्ड हाउस में अगर शुक्र राहु एक साथ बैठ जाए और चंद्रमा आ गया वहाँ पे, यह इनके लिए दिखाता है कि ओवैसी साहब हमेशा से अपने निजी भोग विलासिता की लड़ाई लड़ते हैं जी। या या कह लें कि अपने संबंधों, अपने निजी भोग विलासिता की चीज़ों के लिए यह जितनी भूमिकाएं बनाना होता है यह बनाते हैं। दूसरी चीज़ आ गई राहु के बैठ जाने से पराक्रम के भाव में, यह इनको उन्मादी स्वभाव, क्योंकि राहु आपको पता है कि यह कट्टर उन्मादी, बेवजह की शक्ति देना, गलत चीज़ों में शक्ति को बढ़ा देना, इस तरीके का भाव दर्शकों राहु देता है। और तृतीय घर में बैठकर, थर्ड हाउस में बैठकर इनको प्रबल रूप से उन्मादी स्वभाव का व्यक्तित्व देता है। इसके बाद अब इनकी कुंडली में आते हैं हम सूर्य और शनि चतुर्थ भाव में। फोर्थ हाउस जो कि इनके लिए आता है और वह मेष राशि का घर है, मंगल की प्रधानता का है। वहाँ पर सूर्य शनि एक साथ बैठ जाना इनके राज सत्ता सुख को शून्य करता है। यह एड़ी चोटी का जोड़ लगा लें, यह 3 कह रहे हैं, आपने कहा कि 3 मुख्यमंत्री देने की बात कर रहे हैं या 3 उप मुख्यमंत्री देने, यह एक मंत्री दे ले जाएं यूपी में, यह भी इनके लिए बहुत बड़ा तनाव होगा और बहुत बड़ा टास्क होगा। अब आते हैं इनके तीसरे महत्वपूर्ण स्थान पर, जो कि इनका नवम हाउस आता है, नवम घर आता है। वहाँ पर गुरु और केतु का बैठ जाना जी। हमने इससे पहले भी कई व्यक्तियों के कुंडली में आपसे इस पर चर्चा किया है। जब भी गुरु और केतु एक साथ बैठता है तो यह गुप्त शक्तियों का, गुप्त कारक, गुप्त अध्ययन का, गुप्त विद्या का यह कारक बनता है। यहाँ पर इनके लिए हमेशा से ये हिडन नेचर रहते हैं। यह दिखाने के लिए कुछ और, बोलने के लिए कुछ और, करने के लिए कुछ और, इनके तीनों चीज़ों में आप हमेशा भिन्नता पाएंगे जी। यह कहेंगे तो कि हम मार डालेंगे, काट डालेंगे, लेकिन जब इनके वास्तविकता की बात आएगी तो यह गायब नजर आएंगे और कुछ दिनों तक ऐसे गुप्त हो जाएंगे जैसे कि ये कहीं है ही नहीं संसार में। दूसरी चीज आ जाती है, अब आए इनके और एक महत्वपूर्ण स्थान एकादश भाव के मंगल पर। इनकी कुंडली के एकादश भाव का मंगल इनके लिए, इनको शक्ति देता है,
शक्ति ऐसी कि इनके साथ कट्टर विचारधारा के लोग, क्योंकि यह मंगल जो है यह सेनापति की भूमिका में रहता है, तो सेनापति के आसपास हमेशा कुछ ऐसी शक्तियां रहेंगी जिस भी विचारधारा का वह व्यक्ति होगा, उसकी विचारधारा के कट्टर विचारधारा के लोग उसके आसपास हमेशा सर काटने के लिए या कटवाने के लिए तैयार मिलेंगे आपको। यह हमने इससे पहले भी कुंडलियों में बोला है एकादश और द्वादश के मंगल के लिए। तो यहाँ पर भी इनको यही भाव देता है, और एकादश भाव का मंगल इनके लिए हमेशा कुछ गुप्त लोगों, कुछ ऐसे साथियों, कुछ ऐसे लोगों का इनको साथ देता है जो इनके प्रभाव को बढ़ाता है, या कह ले इनके द्वारा कहे गए उद्दंडता या उन्माद को वह लोग सत्यार्थ करके और इनको सुर्खियों में रखते हैं कविता जी। इस तरीके का व्यक्तित्व और इनसे ऐसी इनकी कुंडली कहती है। इनके कुंडली के ग्रह दशाएं इस तरीके का भाव कविता जी दे रही हैं पूर्ण रूप से। चलिए, ये तो आपने हमें इनकी कुंडली के बारे में बहुत कुछ बताया है। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरह के ये विवादित बयान देते हैं, हाल ही में इन्होंने विवादित बयान दिया कि जब मोदी पर्वत चले जाएंगे, योगी सन्यासी अपने मठ में चले जाएंगे, तो आप लोगों को कौन बचाएगा। हिंदुओं को लेकर, योगी आदित्यनाथ को लेकर टारगेट करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिस तरह से इनके विवादित बयान सुर्खियों में आते हैं, इनकी सभाओं से जो निकलते हैं, उसको लेकर मैं जानना चाहती हूँ कि इस तरह का विवादित बयान इनकी लोकप्रियता को बढ़ाएगा, इनको फ़ायदा देगा या फिर इन्हें नुकसान देगा। देखिए, जाहिर सी बात है, जिन विषयों को लेकर यह इतना एग्रेसिव बयान देते हैं, यह विशेष समुदाय विशेष है, वर्ग विशेष यह राजनीति करते हैं। और क्योंकि गुरु और केतु हमने कहा है कि गुप्त शक्ति और यह गुप्त रूप से चीज़ों को बढ़ाता है, तो यह इनके लिए उन्मादी स्वभाव ही कह लें, या उद्दंड भाषा का प्रयोग करना, गलत भाषा का प्रयोग करना, इस तरीके का प्रभाव ही इनको जिंदा रखेगा। या उसका एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है राहु चंद्रमा शुक्र एक साथ थर्ड हाउस में बैठना। राहु चंद्रमा का बैठ जाने की वजह से शुक्र के साथ यह अगर उन्मादी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, किसी एक विशेष वर्ग के लिए यह सिंपैथी नहीं जताएंगे, तो यह टिक नहीं पाएंगे और राजनीति में इनका पतन हो जाएगा। तो यह अपनी साख को या कह लें अपने नाम को सुर्खियों में रखने के लिए राहु इनसे इस तरीके का उन्माद कराता है। हमने कहा है कि जब भी ऐसी ज़रूरत आ जाएगी या इनके समुदाय को ही लगता है कि ऐसी ज़रूरत आन पड़ी है, तो उस समय शायद इनका प्रभाव शून्य हो जाएगा और ये खुद गायब हो जाएंगे। अपने उन्हीं जो हमने कहा कि केतु और मंगल की वजह से जो कुछ एक उन्मादी स्वभाव के व्यक्ति इनके साथ इनके प्रभाव में जीते हैं, वह कुछ हद तक इनके प्रभाव को बनाने में भूमिका बनाते हैं कविता जी। जाते जाते आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह का इन्होंने ऐलान कर दिया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो इनका ओबीसी को, दलितों को, मुसलमानों को एक साथ लाके ये सरकार बनाना चाहते हो। कहते हैं कि बिना ये जातिवादी समीकरण साधे यूपी को जीतना नामुमकिन है। और जिस तरह कि उन्होंने कहा कि 2 मुख्यमंत्री देंगे, 3 डिप्टी सीएम देंगे, उनकी रणनीति क्या कामयाब हो पाएगी? इनको कुछ सीटें आ पाएंगी इस बार यूपी चुनाव से? देखिए, ग्रहीय दृष्टिकोण से हम इनको यूपी में सबसे ज़्यादा या सबसे लोवेस्ट स्तर पर हम इनको कैलकुलेट कर रहे हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि गुरु केतु इनके कुंडली में आता है, लेकिन वही केतु द्वादश भाव में बैठकर आदरणीय योगी की कुंडली में उनको और धर्म के प्रति, अपने संप्रदाय के प्रति स्नेह देता है। यूपी में इन्होंने जो जातिगत समीकरण बिठाया है कविता जी, वह अब वर्तमान ग्रहीय दृष्टिकोण से और 2020 के बाद जो राहु केतु के गोचर हुए हैं, उनके अनुसार अगर हम चर्चा करते हैं ग्रहीय संतुलन पर, तो अब जाति से हटकर अब लोग धर्म पर केंद्रित हो चुके हैं। और अब का जो वोट है, जिसको यह पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग समझ रहे हैं, वह सबसे पहले अपने आप को अब सनातनी मानने लगा है, हिंदू मानने लगा है, और वह हिंदुत्व के नाम पर अपना वोट दे रहा है। तो अब यह पूर्ण रूप से विफल रहेंगे। और विशेष करके उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां पर इस समय पूर्ण रूप से धर्म ध्वजा अपने चरम पर है, वहां पर यह पूर्ण रूप से विफल होते हुए नजर आएगा। और शुरुआत में ही हमने आपसे कहा था कि 3 उप मुख्यमंत्री या ये छोड़ दीजिए, यह एक कोई विधायक या सांसद दे पाएँ यूपी में, यह इनके लिए बड़ा चैलेंज रहेगा। और मुख्यमंत्री दूर की बात है, अगर ये इतने काबिल हैं तो एक मंत्री
ला के दिखा दें तो वह भी बहुत बड़ी, जो कि हमारे लिहाज से, हमारे अध्ययन के अनुसार यूपी में इनका प्रभाव शून्य दिखता है। तो मंत्री या मुख्यमंत्री तो सवाल ही नहीं उठता कविता जी। चलिए, तो ये थे हमारे साथ राकेश चतुर्वेदी जी, जिनसे हमने जाना कि आखिरकार क्या यूपी में ओवैसी जी की तमाम कोशिशें कामयाब हो पाती हैं या नहीं। अब ये तो देखिए 10 मार्च के नतीजे ही साफ कर पाएंगे। इसी के साथ मुझे और चतुर्वेदी जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।